हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे नेहरू जी के बारे में। नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, जिनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1879 को। 14 नवंबर 1879 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो यूपी में है, ठीक है। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था इलाहाबाद यूपी में। और 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे। इस दिन हम चिल्ड्रन डे बनाते हैं 14 नवंबर को, यानी जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर 1879 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इनका जन्म हुआ था यूपी में। इस दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके माता पिता की, तो इनकी माता का जो नाम था वो स्वरूप रानी था। स्वरूप रानी इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का जो नाम था वो था मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील। तो पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे, और इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। इसके अलावा बात करें थे, ये एक लौते पुत्र थे किनके? स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू के। और इनकी दो बहनें और थी। एक का नाम था विजय लक्ष्मी और दूसरी का नाम था कृष्णा देवी। जो दो बहनें थी जवाहरलाल नेहरू की, दो बहनें, एक का नाम था विजय लक्ष्मी और दूसरी का नाम था कृष्णा देवी। जो विजय लक्ष्मी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो यूएन की जो महासभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। कौन? विजय लक्ष्मी जो इनकी बहन है जवाहरलाल नेहरू की। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली या फिर विश्व की पहली महिला जो महासभा, यूएन की महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये थे इनके माता पिता का नाम और इनके जन्म का, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, किस स्थान पर हुआ। और इस दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसके बाद बात करते हैं इनके विवाह की। इनका विवाह इनका जो विवाह है वो 27 वर्ष की आयु में हुआ था। 27 वर्ष की आयु में हुआ था 1917 को हुआ था भाई। 27 वर्ष की आयु में 1916 को इनका विवाह हुआ था। 1916 को हुआ था कमला कौर से। कमला कौर से 1916 में इनका विवाह हुआ था जब ये 27 वर्ष के थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी एक पुत्री हुई थी 1917 में। 1917 में एक पुत्री हुई थी। इनकी पुत्री का जो नाम था प्रियदर्शनी था।
प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी, जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो 27 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ 1916 को, यानी 1916 को कमला कौल से इनका विवाह हुआ था, और 1917 में इनकी पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था, जो इंदिरा गांधी आगे चलकर, जिनका इंदिरा गांधी नाम था, और आगे चलकर जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और अब तक और कोई नहीं बनी भाई। इसके अलावा बात करते हैं उनकी शिक्षा की, तो उन्होंने भी वकालत की हुई थी भाई, वकालत कर रखी थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव से ही की थी। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पिताजी से ली, प्रारंभिक शिक्षा पिता से ली थी, और उच्च शिक्षा यानी वकालत के लिए वो इंग्लैंड गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बनकर वापस आए थे। फिर बात करते हैं इनके नारे की। इनके नारे कौन कौन से थे? इनका जो प्रमुख नारा था, आराम हराम है, आराम हराम है। ये और एग्जाम में भी पूछा जाता है, आराम हराम नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला जो नारा है, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का जो नारा है वो किसने दिया था? वो भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके अलावा हु lives if India dies, who lives if India dies, ये नारा भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तीनों नारे जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, आराम हराम है, पूर्ण साम्राज्य, who lives if India dies, अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। ये 3 नारे थे। या फिर एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से नारा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आगे तीनों नारे दे देगा, चौथा अलग दे देगा, तो वो चौथा है जो ऑप्शन डी होगा, वो नहीं होगा। ठीक है। या पूछ ले निम्न में से कौन सा नारा जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन में ये है तो यही आएगा। ये ऑप्शन में आराम हराम है तो वो लगा देना, ऑप्शन में अगर हु लिव्स इफ इंडिया है तो ये लगा देना। तो इनका ये प्रमुख नारा था। उसके अलावा बात करें इनकी पुस्तक की बात करें तो इन्होंने, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई थी कि वह भारत की खोज, इसके लेखक कौन थे? तो भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके अलावा इन्होंने लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और एक और लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी भी इनकी एक पुस्तक है। भारत की खोज सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछी गई कि भारत की खोज के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके या वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो उसके लेखक भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एन ऑटोबायोग्राफी भी इनकी जो लिखी हुई एक रचना है। इसके अलावा अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, ये भी एक इनकी, ये पत्र है एक इनका, जो पत्र लिखा था अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। ये भी पत्र पूछा जाता है कि किसने लिखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसको लिखा था? अपनी पुत्री को। ठीक है। तो एक ये लेटर था, अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, पिता का पुत्री को पत्र। ये इनके था कि नारा आराम हराम, पूर्ण स्वराज्य, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पुस्तक थी भारत की खोज, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी, अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। ये इनकी पुस्तकें थी और इनके नारे थे। इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा अपने पिता से ली थी और उच्च शिक्षा के लिए वकालत के लिए बाहर गए थे और बाहर से फिर आए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है,
इन्होंने राजनीति में 1912 में कदम रखा था। 1912 में, या कह सकते हैं इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत। इनके राजनीतिक गुरु अगर हम माने तो ये काफ़ी प्रभावित थे महात्मा गांधी से, इसलिए महात्मा गांधी इनके राजनीतिक गुरु होंगे। महात्मा गांधी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से, इसलिए इनके राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी है। और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी 1912 में। 1912 में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद बात करते हैं कि इनको लाहौर जो बच्चे हैं, बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। और ये अपनी शेरवानी में गुलाब रखते थे भाई। गुलाब इनका लोकप्रिय फूल था, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल रखते थे क्योंकि इनका लोकप्रिय जो फूल था वो गुलाब का फूल था। और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, गुलाब का फूल। ठीक है। और हम ये बात करते हैं राजनीतिक करियर की, यानी 1912 को इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। और 1912 में इन्होंने फिर क्या किया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा। और ये प्रथम बार जेल गए थे और इस दौरान इनको जेल जाना पड़ा। पहली बार ये जेल गए थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इस दौरान ये जेल में गए थे और पहली बार ये जेल में गए थे। इसके अलावा बात करते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध, जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ से विरोध किया था, लखनऊ से। तो पूछ ले एग्जाम में कि लखनऊ से साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो लखनऊ से साइमन कमीशन का विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इस जो विरोध था इसको दबाने का काम किया था लखनऊ से किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था, लाहौर में हुआ था। और लाहौर में भी रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 को हुआ लाहौर अधिवेशन, लाहौर में हुआ था रावी नदी के किनारे, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कार्य था पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया। जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था वो पेश किया था। और वो पेश किया तो फिर इनको प्राप्त भी हो गया था। इनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना और प्राप्त कर लिया था। प्राप्त करने के पश्चात गांधी जी ने, जो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो थी प्रस्तुत की थी, वो पेश की थी और स्वीकार भी कर लिया था, प्राप्त भी कर लिया था पूर्ण स्वराज्य का अधिकार। और फिर उन्होंने झंडा फहराया और झंडा फहराने के साथ साथ 26 जनवरी को घोषणा कर दी कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये था लाहौर अधिवेशन कि 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की थी। साथ में 26 जनवरी को भारत झंडा जो तिरंगा फहराया गया और तिरंगे के साथ साथ 26 जनवरी को यह ऐलान किया गया कि स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और अब जो 26 जनवरी को है, स्वाधीनता दिवस की बजाय
रिपब्लिक डे यानी गणतंत्रात्मक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में, नेहरू ने जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को 1946, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तीसरी बैठक ये किस चीज़ की थी? तो ये तीसरी बैठक जो थी वो कांग्रेस की अधिवेशन की थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, अधिवेशन की नहीं, संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। कुल 12 बैठक हुई थी संविधान बनने के जो बाद, संविधान बनाने के लिए 12 बैठकें हुई थी, फिर 12 बैठकों पर हस्ताक्षर करके फिर संविधान को तैयार कर दिया गया था। तो जो नेहरू ने तीसरी जो बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ही हमारे जो देश का संविधान की रूपरेखा या जो उसका मूल ढांचा है वो इसके आधार पर निर्धारित किया गया था। हमारे संविधान का जो बेस था वो तैयार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य प्रस्ताव या कह सकते हैं संविधान का बेस था। नेहरू जी ने बताया था कि इसमें बताया था कि हमारा देश का जो संविधान होगा किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का नहीं होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, उसका सब कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट जो था ये था उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने प्रस्तुत किया था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा बात करते हैं ये प्रधानमंत्री बने भाई, प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री बने थे 1947 को। 1947 को ये प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त 1947 को, और तब से लेकर 1964 तक 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और पद पर रहते हुए इनके जीवन काल में सबसे जो युद्ध हुआ था, इनके ही काल में युद्ध हुआ भारत और चीन 1962। ये प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 को बने थे और 1964 तक रहे थे। और इन्हीं के काल में पहला युद्ध हुआ था भारत और चीन का 1962 में। 1962 में जो ये युद्ध हुआ था इसमें फिर एक समझौता किया गया था ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। और इनके काल तक जो है 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 को, जो 51-56 तक चली थी, फिर 56 से लेकर 61 तक चली थी, ठीक है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना पूरी तो नहीं चली थी, लेकिन कह सकते हो इन्हीं के काल में थी, 1961 से लेकर 1965 तक 66 तक, जो पूरी नहीं हो पाई थी इनके काल तक। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा, और ये थी जो औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना था। तो ये 2 पंचवर्षीय योजनाएं इनके काल में हो चुकी थी। 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी भाई। फिर बात करते हैं 1954 में भारत और चीन के मध्य जो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जो नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम था पंचशील सिद्धांत का समझौता। पंचशील सिद्धांत,
सिद्धांत का समझौता। 1954 में हुआ था पंचशील का सिद्धांत का समझौता भारत और चीन के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन के बीच में, जिसमें 5 चीज़ों पर समझौता किया गया था कि एक दूसरे की एकता और अखंडता का विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, युद्ध और शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता बनाए रखेंगे, किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये जो 5 प्रकार के इनके सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए थे जो 1954 में हुए थे। और इसी के बाद 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो इनको मिला था। 1955 को भारत रत्न इनको दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 को। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। और इनके समाधि स्थल की बात करें तो दिल्ली में है इनकी समाधि स्थल। दिल्ली में इनका समाधि स्थल है और इनकी समाधि का नाम है शांति वन। शांति वन इनकी समाधि का नाम है। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली में इनकी समाधि है शांति वन के नाम से, शांति वन में। और इसके अलावा इन्होंने गुट निरपेक्ष की स्थापना की थी। इन्होंने एक गुट बनाया था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष। जब शीत युद्ध जोरों शोरों पर था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध जो आया था, शीत युद्ध में क्या था, ये इसमें 2 गुट बन चुके थे, एक सोवियत संघ और एक जो है पश्चिमी देश यानी पश्चिमी अमेरिका, जो अमेरिका था वो। ये 2 देश थे, ताकतवर बनते जा रहे थे। इन दोनों देशों को रोकने के लिए, इन दोनों देशों से बाहर रखने के लिए लोगों को गुट निरपेक्ष की स्थापना की थी। और गुट निरपेक्ष की स्थापना करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इनके साथ इनका जो साथ दिया था वो थे मिस्र के राष्ट्रपति जो कर्नल थे, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल, और जो अन्य जो थे वो यूगोस्लाविया के थे। यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो, कर्नल नासिर। गुट निरपेक्ष में साथ दिया था मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो ने। इन्होंने मिलकर और नेहरू ने मिलकर गुट निरपेक्ष की स्थापना की थी, ताकि जो स्वतंत्र देश हैं, जो अब स्वतंत्र हो रहे हैं पूंजीवाद से और साम्राज्यवाद से, वो अपना एक गुट निरपेक्ष में आए, ताकि किसी भी गुट में शामिल नहीं हो। गुट निरपेक्ष का था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उस समय 2 गुट थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और उनसे बचने के लिए जो पूंजीवादी सभ्यता को अपना रहे थे वो गुट निरपेक्ष में गए, और जो समाजवादी सभ्यता को अपना रहे थे वो किस में गए, सोवियत संघ में। और जो कुछ भी नहीं अपना रहे, अपना स्वतंत्र विकास कर रहे थे, वो आए गुट निरपेक्ष में, जिसकी स्थापना जो थी नेहरू ने और मिस्र के राष्ट्रपति यूगोस्लाविया के नेता ने की थी। तो ये था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।